राजस्थान की सियासी पार्टियों ने बहुत समझाया, गले से भी लगाया, मगर ये दिल बहुत भोला है बेचारा। ये पता ही नहीं चल पा रहा है ये किस पर आया है। मगर दोनों ही तरफ से लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। कंफ्यूजन है। ये मामला मोहब्बत का 50-50 वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने आज भीलवाड़ा में कहा है कि 12 के 12 सीटों के नतीजे आ गए हैं, बता दूं क्या? किसी को बताओगे तो नहीं? अरे इसमें क्या है बताने में? 12 के 12 सीटें बीजेपी को आ रही है। ये कहना क्यों पड़ा? कुछ मामला गड़बड़ है क्या, या फिर वाकई में कुछ है जहां से अमित शाह को लगता है कि 12 की 12 सीटें हमारे पास आ गई है, मगर जो सीआईडी वाले हैं, आईबी वाले हैं, या फिर सट्टा बाजार वाले हैं, सब भारी कंफ्यूज हैं, भारी कंफ्यूज हैं। अब जातिगत आंकड़े और बूथ वाइज आंकड़े जुटा रहे हैं कि किसका आदमी कहाँ बैठा था तो कौन जीता। मगर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर ये कहा जा सकता है कि जीत का मार्जिन 1 लाख से ऊपर हो सकता है। अब देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, इस चुनाव में एक नेता फैक्टर रहा है। जातियां अलग अलग फैक्टर रही हैं। अलग अलग विधानसभा चुनाव में, क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग नेता फैक्टर रहे हैं, मगर प्रदेश स्तर पर एक फैक्टर रहा है सचिन पायलट का। अब सचिन पायलट का फैक्टर जहां जहां रहा है, या फिर उनके लोग जहां जहां रहे हैं, वहां पर मजबूती दिखाई दे रही है। अब ये मोहब्बत का 50-50 वाला फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूं पहले, क्योंकि बाकी की सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सबसे अच्छा मार्जिन कहा जा रहा है कि संजना जाटव का रह सकता है, मगर वहां पर भी मुझे थोड़ा सा जो है डी कुम्हेर वो डिस्टर्ब कर रहा है, जहां पर उस लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग हुई है, मगर कामा जैसे जगहों से अच्छी वोटिंग हुई है, तो भरपाई हो जाएगी। संजना जाटव की लीड कहा जा रहा है कि राजस्थान में सबसे अच्छी लीड हो सकती है। उसके बाद कहा जा रहा है ब्रिजेंद्र ओला की। ब्रिजेंद्र ओला की क्यों हो सकती है ये बताता हूँ आपको। ये आंकड़े हैं 2019 और 2024 के। इसमें अगर आप झुंझुनू पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा वोट का अंतर झुंझुनू में रहा है 2019 और 24 में, -9.14। ये -9.14 किसका वोट है? किसका वोट है? ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि शुभकरण चौधरी को राजपूतों ने वोट नहीं दिया है, शुभकरण चौधरी को मालियों ने वोट नहीं दिया है, शुभकरण चौधरी को गुजरों ने वोट नहीं दिया है। तो फिर इसी झुंझुनू में 62.11 2019 में था, और इसी झुंझुनू में 52.98, कहां तो 62 और कहां 52, यानी -9.14। 62.11 से 52.98 -9.14। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा मार्जिन कांग्रेस के लिए झुंझुनू सीट पर ब्रिजेंद्र ओला का रह सकता है, जहां पर वो अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं। अब भरतपुर में भी आप कह सकते हैं, इसलिए कि देखिए भरतपुर में 59.11 था 2019 में, और अभी 53.31 है। यहाँ पर -5.80 है। यहाँ पर भी वोटिंग कम हुई है, मगर अगर 2019 की तुलना में देखें, 2024 की तुलना में, अगर राजस्थान का जो एवरेज है -6.15, वहां से बेहतर हुई है। इसलिए कहा जा रहा है भले डी कुम्हेर की वोटिंग कम हुई हो, मगर संजना जाटव के पक्ष में ग्रामीण इलाकों में वोटिंग अच्छी हो रही थी। तो 2 सीटें ये है। तीसरी सीट दौसा की, मुरारी लाल मीणा की। देखिए, भले ही आप कह
लीजिए बस्ती में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, मगर दौसा में भी हुई है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो गुर्जर वोटर 100% निकले हैं। आप सोच रहे होंगे 100% मतदान होता है क्या? गुर्जरों का होता भी है। गुर्जर बड़ी संख्या में निकले हैं। किसके लिए निकले हैं आप समझ सकते हैं। मीणा भी अगर जहाँ पर निकले हैं, क्योंकि लोग बस्ती बस्ती कर रहे थे, बस्ती में जितने फोन मैं कर रहा हूँ मीणा समुदाय में, उन्हें कन्हैया लाल मीणा से कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुरारी लाल मीणा के साथ गए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुरारी लाल मीणा की सीट भी पक्की है। इन तीन सीटों पर आंख मूंद कर कांग्रेस अभी दांव लगा सकती है, मगर जयपुर ग्रामीण की सीट भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब क्यों जा सकती है, अब देखिए इस खेल को। झुंझुनू के बाद सबसे ज्यादा अंतर किसी सीट का रहा है तो जयपुर ग्रामीण का। जयपुर ग्रामीण की अगर सीट देखेंगे आप तो 65.54 था 2019 में, और अभी कितना रहा है 57.52, -8.02। झुंझुनू के -9.14 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग का अंतर 2019 और 2024 में जयपुर ग्रामीण में रहा है -8.02। -8.02 कहां से रहा है देखिए। अगर हम देखेंगे जयपुर ग्रामीण के सीट को तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जो शहरी इलाका है, मसलन झोटवाड़ा है, झोटवाड़ा में 59.59 पोलिंग हुई है। 59.59 पोलिंग में ये कहा जा रहा है कि 50% से कम झोटवाड़ा के शहरी इलाकों में है और 59 से ज्यादा झोटवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में हुई है। अगर इस तरह से देखें हम तो यहाँ पर अनिल चोपड़ा की स्थिति भी मजबूत दिखाई दे रही है। ये कहा जा सकता है कि सबसे अच्छे का कांटे के टक्कर में अपर हैंड लिए हुए हैं तो अनिल चोपड़ा लिए हुए हैं, और वो भी इसकी भी बड़ी वजह सचिन पायलट हैं। ये 4 सीटें हो गई। 5वीं सीट कांग्रेस के लिहाज से देखें तो 50-50 में घूम रहा है, जिसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस का अपर हैंड है या बीजेपी का अपर हैंड है, वो अलवर है। अलवर में और सीकर में कंफ्यूजन है। अलवर में और सीकर में बीजेपी के वोटरों का मानना है या नेताओं का कि भले हम 50,000 से निकले मगर निकल जाएंगे। कांग्रेस के लोगों का भी कहना है कि नहीं, हम भी निकल सकते हैं। अब उसमें बीएसपी के प्रत्याशी ने कितना वोट काटा है इस पे डिपेंड करता है। अलवर में भूपेंद्र यादव जीतते हैं, ललित यादव, मगर सीकर में अमरा राम के लिए कहा जा रहा है कि वोटिंग हुई है, मगर जिन इलाकों में कम हुई है उन इलाकों में कम होने की वजह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की उदासीनता। कांग्रेस के जो नेता थे वो वोटरों को बूथ पर लाने में बहुत ज्यादा इच्छुक नजर नहीं आ रहे थे। उसकी वजह कई हो सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा का खेमा जरूर कोशिश कर रहा था, मगर देखिए अब ये कहा जाना कि बीजेपी के नेताओं के गांव से भी बूथ पर भी सुमेधानंद पीछे रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। मगर सीकर में अगर देखें तो 65.18 जो है 2019 में हुआ था और इस बार 58.17 यानी -7 है। झुंझुनू और जयपुर रूरल के बाद सबसे ज्यादा कम मतदान जो हुआ है वो सीकर में हुआ है। वो सीकर में चूंकि कॉमरेड लड़ रहे थे, कांग्रेस के पास संगठन था, ये बड़ी वजह रही, या फिर राजपूतों की नाराजगी बड़ी वजह है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अमराराम निकल सकते हैं, सट्टा बाजार अमराराम को निकाल रहा है। हमारे संवाददाता जो है वो कह रहे हैं कि भले 25,000 से निकले, बाबा निकल सकते हैं। उधर बीजेपी की सीटें जो है सबसे सेफ जो मानी जा रही है वो जयपुर शहर की। जयपुर शहर में कहा जा रहा है कि वोट प्रतिशत जो है अगर श्रीगंगानगर के बाद देखा जाए तो सबसे अच्छा रहा है। जयपुर शहर की हम बात करें तो 68.48 पिछली बार था
और 63.48 यानी -5 रहा है। अब ये -5, हालांकि देखिए बीजेपी के जो इलाके हैं, मजबूत इलाके, वहां पर वोट कम पड़े हैं, इसलिए हो सकता है कि जो मार्जिन था पिछली बार 5 लाख या 4.5 लाख जो भी था, वो मार्जिन कम हो, मगर बीजेपी मान के चल रही है कि जयपुर शहर की सीट हम जीत लेंगे, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास भी मन से नहीं लड़े और सुशील शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, जो विवाद हुआ टिकटों को लेकर, उसमें भी एक समस्या रही। इसके अलावा कहा जा रहा है बीकानेर की सीट में बीकानेर ईस्ट और वेस्ट की वोटिंग अच्छी हुई है। कुलायत में कम होना, अब बीजेपी कह रही कि नहीं हम जो हुई है हमारी हुई है, मगर देखिए कुलायत में अगर राजपूत वोटर भी हैं और एससी वोटर भी हैं, राजपूत वोटर से ज्यादा एससी वोटर हैं, फिर भी वहां पर कम हुआ है वोटिंग है कुलायत में, तो चिंता की बात है। नोखा जहां पर डोडी परिवार का दबदबा है, वहां बहुत ही कम हुआ है। अनूपगढ़ में शिमला नायक के यहाँ जबरदस्त वोटिंग हुई है, मगर उसकी भरपाई जो है बीकानेर ईस्ट और बीकानेर वेस्ट शहर में अच्छी वोटिंग हुई है बीजेपी के पक्ष में। इसलिए कहा जा रहा है कि बीकानेर एक सीट है जहां पर अर्जुन राम मेघवाल भले ही 50,000 से जीते, मगर जीत जाएंगे। अब देखिए पिछली बार ऐसा हुआ है कि जीत का मार्जिन इतना ज्यादा था, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख की, अगर ये 2-3% वोट गिरते भी हैं तो इसकी भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए थोड़ी निश्चिंतता बीजेपी कैंप में है, मगर घबराहट ज्यादा है। अब कांग्रेस के कैंप में खुशी तो है, मगर अभी भी 3-4 सीटों के अलावा बाकी सीटों पर वो भी कांटे के टक्कर में फंसे हुए हैं, ऐसा मान रहे हैं। अब श्रीगंगानगर अनूपगढ़ की बात ले तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि देखिए प्रियंका बालान 50,000 1 लाख से निकल भी सकती है, और किसान आंदोलन का अंडर करंट रहा तो कुलदीप इंदौरा भी निकल सकते हैं। ये कंफ्यूजन वाला चुनाव है, ये मानना पड़ेगा आपको। शहरी इलाकों में वोट अच्छे पड़े हैं, सांगरिया में अभिमन्यु पूनिया ने अच्छा वोट दिलाया है, वहां पर कुलदीप इंदौरा लीड करेंगे, मगर हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में, शहरी इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और मेघवाल वोटर साथ में गए हैं प्रियंका बालान के, तो ये भी एक वजह है जहां पर बीजेपी थोड़ी निश्चिंतता में है, मगर फिर भी अभी आईबी और सीआईडी वाले जाति का आंकड़ा जुटाने में लगे हुए हैं। अब सबसे हॉट सीट जो है, सबसे हॉट सीट चूरू और नागौर। जब सीट हॉट हो, मुकाबला कड़ा हो, तो वोट परसेंटेज तो बहुत गिरने हैं नहीं, मगर फिर भी गिरे हैं तो आश्चर्य होता है। फिर क्यों गिरे हैं ये समझ में नहीं आता। अब चूरू का देख लीजिए, 2019 में 65.90 था और अभी 63.58, यानी सबसे कम कहीं वोट परसेंटेज गिरा है तो चूरू में -2.32, सबसे कम कहीं गिरा है तो चूरू में, यानी चूरू में जो राजेंद्र राठौड़ देवेंद्र झाझड़िया के साथ मजबूती के साथ खड़े थे और जाट समुदाय राहुल कसवा के साथ खड़ा था, वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा है, और जब हाई वोल्टेज लड़ाई हो तो फिर जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से लोग घरों से निकले होंगे, मगर फिर भी अगर 2% गिरते हैं तो ये 2% किसके गिरे हैं ये समझना जरूरी है। इसलिए अगर मैं चूरू को देखूं कि चूरू में कौन कौन विधानसभा में कहां वोटिंग का क्या रहा है, तो आप देखेंगे नोहर में 68.44 रहा है, भादरा में 65.63, सादुलपुर में 64.7, तारानगर में 68.52, सरदार शहर में 56.25, चूरू खुद में 64.8, रतनगढ़ में 58.7 और सुजानगढ़ में 58.31। अब इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर अगर पिछली बार को हम अगर मिलाते हैं चूरू से, अगर चूरू की तुलना करते हैं पिछली बार के वोटों से, तो पिछली बार में नोहर में 2019 में 71.96 था,
नौहर में 2019 में 71.96 था और जिस नौहर में इस बार 68.44, जहां पर अमित चाचाण कांग्रेस के विधायक हैं, यहाँ पर ये वोट परसेंटेज अगर 3% के आसपास गिरा है तो ये किसका गिरा है? अभिषेक मटोरिया बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं या फिर अमित चाचाण संभाल नहीं पाए हैं गैर जाट वोटों का, ये एक समझना पड़ेगा वहां पर बूथ वाइज जब आ जाएगा तो। भादरा में जहां पर संजीव बेनीवाल हैं और बलवान पूनिया है, बलवान पूनिया ने कितना इंटरेस्ट लिया है? भादरा में इस बार 65.63 है और पिछली बार 68.31, 3% से ज्यादा वोटिंग गिरा है भादरा में। तो क्या संजीव बेनीवाल उठा नहीं पाए हैं चुनाव या बलवान पूनिया ने अनिच्छा दिखाई है राहुल कसवा के लिए? ये भी देखना होगा। सादुलपुर में 64.7 है, सादुलपुर में पिछली बार 66.90, 2% यहाँ भी गिरा है। तारानगर में 68.52 था और है इस बार और पिछली बार था 65.24। ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। जो हाई वोल्टेज ड्रामा की हम बात कर रहे थे कि तारानगर में पिछली बार जो गोलबंदी हुई थी जाट बनाम राजेंद्र राठौड़ का, शायद मुझे पहली कॉन्स्टिट्यूंसी दिखी है राजस्थान में जहां पर वोट परसेंटेज बढ़ा है। तारानगर में 2019 में 65.24 था जो बढ़कर 68.52 हो गया। यहाँ पर करीब 3% मतदान बढ़ा है। ये तारानगर में कौन से लोग 3% हैं जो इस बार निकले हैं? क्या तारानगर में इस बार राजेंद्र राठौड़ ने बेहतर तैयारी की है या राहुल कसवा के मसले पर इस बार तारानगर में ज्यादा जाट नाराज हो गए हैं? ये तो आप समझो, मगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल कसवा के बारे में जो सबसे सेफ सीट कही जा रही थी उसे लेकर सट्टा बाजार कुछ भी कहे, मगर जमीन पर मामला फंसा हुआ है, कांटे का है और कांटे की लड़ाई में जो वहां बता रहे हैं कि राहुल कसवा फिसल भी सकते हैं। ये मैं विधानसभा वाइज आपको वोटिंग परसेंटेज इसलिए बता रहा हूँ। सरदार शहर से 56.25 इस बार रहा है और पिछली बार 65.57 था। अभी सरदार शहर में जो अनिल शर्मा का इलाका है, यहाँ पर अनिल शर्मा ने जोर नहीं लगाया है क्या जो इतना ज्यादा अंतर हो गया? यहाँ तो करीब 56 और 65 का अंतर देखिए कितना करीब, मुझे लग रहा है कि ये करीब 9% का अंतर है। 9% गिरना, क्या अगड़ी जातियां जो यहाँ पर है सरदार शहर में वो नहीं निकली है क्या? तो अगर वो नहीं निकली है अगड़ी जातियां तो फिर ये नुकसान तो नहीं निकली है अगड़ी जातियां तो फिर ये नुकसान तो बीजेपी के उम्मीदवार को है। तो यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया का नुकसान हो सकता है। अनिल शर्मा अगर निष्क्रिय रहे तो इसका नुकसान फिर कांग्रेस के राहुल कसवा का भी हो सकता है। चूरू खुद में 64.8 इस बार रहा है, 64.8, मगर पिछली बार 65.88 था। यहाँ पर भी 1% मतदान गिरा है। कम से कम राहुल कसवा का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर तो वोट परसेंटेज नहीं गिरना चाहिए था। क्या मुस्लिम आबादी भरपूर नहीं निकली है? मुस्लिम आबादी नहीं निकली है, जाट बढ़ चढ़ के नहीं निकले हैं। देखिए एक बात तो सच हो गई है चूरू में। तो ये जो चूरू का विधानसभा है ये उदासीन इतना क्यों रहा? रतनगढ़ में 58.7 है और पिछली बार 60.69 था। सुजानगढ़ में 61% था और इस बार 58.31 है। मनोज मेघवाल के यहाँ भी मतदान कम हुआ है। यानी मैं ये जो कह रहा हूँ ना, अमराराम वाली स्थिति है यहाँ पर कि अमराराम के लिए कांग्रेस के विधायकों के इलाके में वोटिंग कम हुई है, चाहे नीम का थाना हो या कोई और सा इलाका हो। इसलिए राहुल कसवा भी जब आए हैं बीजेपी छोड़कर तो कांग्रेसी विधायकों के इलाकों में या कांग्रेस के पूर्व विधायकों के इलाकों में मतदान प्रभावित हुआ है। अब तारानगर को छोड़ दें तो तारानगर में आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छा मतदान बढ़ा है। अब नागौर के लिए लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट सीट नागौर है। नागौर में पिछली बार 62.32 था, इस बार 57.32
37, यहाँ -4.95, ये -4.95 इतना हाई वोल्टेज दाने में भी अगर गिरा है तो ये क्या कह रहा है? क्या ज्योति मिर्धा के जो वोटर थे, राजपूत हो या मूल ओबीसी हैं, वो नहीं निकले हैं, या फिर नागौर में मुसलमान कम निकले हैं, या फिर जाटों ने बहुत अच्छा जोर नहीं लगाया है हनुमान बेनीवाल के लिए, या फिर यहाँ पर भी जो कांग्रेसी हैं वो हनुमान बेनीवाल के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाए हैं। मैं ये गणित इसलिए बता रहा हूँ कांग्रेस का कि कांग्रेसी जो है ठीक है, वो ले लेते हैं, साथ दे देते हैं, मगर वो कांग्रेस में पूरी तरह से हिंदूवादी पार्टी है। बीजेपी की तरह नहीं है कि चलो आओ इस्लामिस्ट एक्सपेंशन हो, हमारे में मिल जाओ और मिल के हम बढ़ाते हैं। यहाँ मूल कांग्रेसी जो है वो पहले होता है और बाहर से आया हुआ कांग्रेसी बाद में होता है। घनश्याम तिवारी जैसे व्यक्ति को लौट के जाना ही पड़ता है। हनुमान बेनीवाल, राहुल कसवा कब तक रहेंगे पता नहीं, मगर हनुमान बेनीवाल का इस तरह से किस तरह से विधानसभा वाइज रहा है ये हम आपको बताते हैं। नागौर में देखिए, नागौर में अगर देखेंगे आप तो लाडनू में 53.45 है। पिछली बार से अगर तुलना करें हम नागौर का, तो लाडनू में पिछली बार 59.65 था और इस बार 53.45, यानी करीब करीब 4% जो है, नहीं 5% के आसपास, 5.5% के आसपास वोटिंग कम हुई है लाडनू में मुकेश भाकर के यहाँ तो जाट ज्यादा हैं, क्या जाट कम निकले हैं? किसके पक्ष में कम निकले हैं? यहाँ पर राजपूत भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर मुकेश भाकर से बीजेपी के राजपूत ही लड़ते हैं। तो क्या राजपूत नहीं निकले हैं ज्योति मिर्धा के लिए? पता नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीडवाना में 55.54 इस बार निकले हैं, पिछली बार 60.65। चेतन रूडी लेकर घूम तो रहे थे मगर वोटिंग नहीं करवाए हैं। अच्छा, या फिर यहाँ पर भी राजपूत कम निकले हैं या मुस्लिम कम निकले हैं पता नहीं, यहाँ पर भी करीब करीब 5% कम हुआ है मतदान। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। उसके बाद देखते हैं जायल। जायल में इस बार मात्र 54.87 हुआ है, जबकि पिछली बार 61.09। ये पिछली बार तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का होल्ड था, इस बार बीजेपी का होल्ड है, मगर उसके बावजूद भी वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं है। ये चिंता की बात है। ये चिंता की बात किसके लिए होना चाहिए समझ में भी नहीं आ रहा है। ज्योति मिर्धा के लिए होना चाहिए या फिर हनुमान बेनीवाल के लिए? नागौर की बात करें तो नागौर में इस बार 60.5 है और पिछली बार नागौर में 62.34, यानी नागौर में भी करीब करीब 2% गिरा है। इसके बाद खींवसर देखे तो पिछली बार 58.5 था, नहीं इस बार 58.5 है और पिछली बार 64.00 है, यानी 6% वोट जो है कम गिरे हैं खींवसर में। ये तो हनुमान बेनीवाल के लिए अच्छी बात नहीं है। पिछली बार खींवसर ने इतना अच्छा लीड दिया था, इस बार 6% वोट कम गिरना इस बार चिंता की बात है हनुमान बेनीवाल के लिए। अब आते हैं मकराना में 59.91 इस बार का है और पिछली बार का है 64.95। इसमें भी करीब करीब 5% का नुकसान दिखाई दे रहा है। पर्वतसर में इस बार 54.58 है, पिछली बार 61.41, यहाँ पर भी करीब 7% का। नावा में 58.34, पिछली बार 62.89, यहाँ थोड़ा सा अंतर कम है, 4% का है। तो ये जो मैं अगर देख रहा हूँ कि हाई वोल्टेज की सीटों पर हनुमान बेनीवाल के लिए और राहुल कसवा के लिए जो सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी कांग्रेस की या कांग्रेस गठबंधन की, वहां पर मामला फंसा हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। इसके उलट शेखावटी में झुंझुनू एक ऐसी सीट है जो श्योर दिखाई दे रही है और पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और दौसा सीट श्योर दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए बीकानेर और जयपुर शहर सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। जयपुर ग्रामीण अलवर
फाइट में है। अब एक सीट बढ़ती है धौलपुर करौली। देखिए धौलपुर करौली में हमेशा से मतदान ठंडा रहा है, कोई नया ठंडा नहीं हुआ है। पिछली बार भी 2019 में देखे तो 55.18 था और इस बार 49.7 गिरा तो है, -5.47। ये अच्छी खासी गिरावट है, मगर पिछली बार भी यहाँ सबसे कम मतदान हुआ था करौली धौलपुर में 55.18। अब इसकी कई वजह हो सकती है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एससी सीटों पर अगड़ी जातियों का रुझान कम रहता है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, या फिर अगड़ी जातियों के लोग जो बीजेपी के मूल वोटर है वो निकले नहीं दमदारी के साथ। मगर यही गणित है और इसमें अब चाहे जितने लोग अनुमान लगा लें किसके तरफ कहाँ गया है, किसके तरफ कहाँ नहीं गया है, मगर मूल ओबीसी के वोट बैंक को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। मूल ओबीसी बीजेपी के लिए गया है। फुलेरा में अगर परसेंटेज जयपुर ग्रामीण में अच्छा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब जाट और नॉन जाट वोट दोनों आए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कई सीटों पर कांग्रेस अपना अपर हैंड देख रही है, कई सीटों पर बीजेपी अपना अपर हैंड देख रही है, मगर कई सीटों पर नतीजे लोग अभी से बता रहे हैं। फिर भी हम कहेंगे कि चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। ये सारे गणित विधानसभा चुनाव में धाराशायी हो गए थे जब नतीजे निकले। तो मैंने गाना सुनाया ना आपको, गले से लगाया बहुत समझाया, ये दिल है भोला बेचारा। ये दिल जो बहुत भोला है, कब किससे कहां समझ जाए और कब बिगड़ जाए समझ में आता नहीं है। तो इसी वजह से ये चुनाव जो है ये फंसा हुआ है। मगर मुझे लग रहा है कि वेकअप कॉल है, ये वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं। देखिए कांग्रेस में कल्चर ही रहा है, कांग्रेस के लिए कोई वेकअप कॉल नहीं होता है। कांग्रेस के लिए जनता घर से निकलती है, जिताना है तो जिता दो, हराना है तो हरा दो, हम तो वैसे ही हैं। मगर बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो घरों से निकाल कर लाते हैं, वो तो सड़क पर ही नहीं थे। वो कहाँ थे? तो अब की 400 पार के नारे लगा रहे थे सोशल मीडिया पर। ये मान कर चल रहे हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही, काम क्या करना है। तो फिर मोदी जी अटक भी सकते हैं। अगर इस तरह के वोटिंग पैटर्न राजस्थान के अलावा पूरे देश में रहा तो मोदी जी अटक भी सकते हैं और मोदी जी का अभियान भटक भी सकता है। मुझे लग रहा है कि बड़ा वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए। क्या बीजेपी जागेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा कम हो गया है? क्या कोई मोदी लहर नहीं है? राम मंदिर बनने के बाद कोई नहीं पूछ रहा है, धारा 370 खत्म होने के बाद सब आराम से हैं कि अब जो होना था हो गया, अब इसके लिए क्या कूदना है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अरे कहीं से तो उत्साह होना चाहिए। चलो मान लिया मोदी के पक्ष वाले में उत्साहित नहीं है, मोदी के खिलाफ वाले तो उत्साहित हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हतोत्साहित होने में या हतोत्साहित करने में दोनों ही पक्ष के लोग बराबर जिम्मेदार हैं। और ऐसा लग रहा है कि सियासत से जनता का भरोसा उठा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं साइलेंट चुनाव है। अरे साइलेंट क्या होता है? जनता देख रही है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब एक को चुन लो, दूसरा आता है वही करता है। तो फिर यही कह रहे हैं कि मोदी के भरोसे की गारंटी कम हुई है या फिर राहुल गांधी के भरोसे पर भरोसा नहीं है। इन दोनों के बीच का विश्लेषण का चुनाव है। आप जनता को दोष मत दीजिए कि लोग घर से क्यों नहीं निकले। लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देते देते थक चुके हैं। कब तक ओम नमः स्वाहा कराइएगा? स्वाहा तो हर बार करके जाते हैं, स्वाहा खुद का हो जाता है। इसीलिए हो सकता है कि उबर हो गई हो, मगर फिर भी ये बड़ा वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए कि आप अपने कार्यकर्ताओं को घर से निकालिए। ये सोशल मीडिया पर जो ये जंग लड़ते हैं, इससे इतर आम लोग कहने लगे हैं, मोदी भक्त से कहते हैं ठीक है भाई तेरा मोदी अच्छा है, राहुल भक्त से कहते हैं ठीक है भाई तेरा राहुल अच्छा है। आपस में क्यों लड़ना है? लड़ने वाले क्यों सोशल मीडिया पर रह गए हैं? ऐसा लगता है समाज में भाईचारा बढ़ने लगा है
नेताओं के नाम पर लड़ने वाले कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। प्रेम बनाए रखिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। बाकी की सीटों पर भी हम विश्लेषण करते रहेंगे। तो क्योंकि अब दूसरे फेज में चुनाव एंटर कर गया है और दूसरे फेज के चुनाव में टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर के अलावा अशोक गहलोत के बेटे हैं जालोर सिरोही से, 2 दिन अशोक गहलोत रहेंगे जालोर सिरोही में। और लोग कह रहे हैं कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हमने कहा कि बड़ा मसला अशोक गहलोत है। मोदी के पक्ष में लहर विधानसभा चुनाव में भी नहीं थी, मगर अशोक गहलोत के खिलाफ लहर थी। अब अशोक गहलोत के भक्त बुरा मान जाए तो हम क्या करें, मगर बदलाव हो जाता तो उस वक्त भी कमाल हो जाता। और ये सचिन पायलट के कल की सभा की कुछ झलकियां हैं। फिलहाल सचिन पायलट राहुल गांधी के लिए वायनाड जा रहे हैं, संगठन के महासचिव केशव वेणुगोपाल के लिए जा रहे हैं। सारे बड़े बड़े नेताओं के यहाँ से सचिन पायलट का बुलावा है, देश भर के दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं तो छत्तीसगढ़ में भी परफॉर्म करके देना ही है और डिमांड राजस्थान में भी है। एक अब का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दस्त ही प्यासा दिखाई देता है। चुनाव के बाद भी ये प्यास बनी रहेगी क्या?